आज का ये पूरा वीडियो है मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। कैसे मोहम्मद रफ़ी साहब को गाना गाने का शौक़ लगा, किससे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने की तालीम हासिल करी, कैसे उनको पहली बार गाने का मौका मिला, वो कौन था जो उनको फिल्मी दुनिया में लेकर आया था। आज के वीडियो में इन तमाम पहलुओं पर हम लोग एक बारीक नज़र डालेंगे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का ताल्लुक़ कहाँ से था। तो इन सभी बातों को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोहम्मद रफ़ी आज लीजेंडरी ना होते अगर 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवनलाल की नज़र 9 साल के मोहम्मद रफ़ी साहब पर ना पड़ी होती। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब दुनिया से रुखसत हो गए थे। चाहने वालों की तादाद ऐसी थी कि रफ़ी के जनाजे में 10,000 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे और उस वक्त की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इनके निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। ये मयार था मोहम्मद रफ़ी साहब का कि गवर्नमेंट ने 2 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी साहब दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इनको घर में प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी साहब एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी साहब अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी साहब ऐसे प्रभावित हुए कि रोज़ाना उसे सुनने का इंतज़ार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की छोटी उम्र में रफ़ी का परिवार अमृतसर से लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी साहब को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ अपनी ख़ानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे और वो गुनगुनाते हुए लोगों के बाल काटा करते थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का कोई मुखड़ा गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को काफ़ी प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे बहुत आसानी से रफ़ी साहब ने पार कर लिया। जीवनलाल ही वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने रफ़ी साहब को पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। इस हीरे को तराशने का जो पहला श्रेय जाता है वो जीवनलाल को जाता है। पंडित जीवनलाल ने ही इनकी प्रतिभा को पहचाना, इन्हें ट्रेनिंग दी, इन्हें गायकी में माहिर किया। 1937 में रफ़ी जब महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली परफॉर्मेंस दी, तो ये मौका उन्हें ऊपर वाले की तरफ से संयोग से मिला था। किस्सा कुछ इस तरह से हुआ कि स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर के.एल. सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। रफ़ी का गाना सुनने बैठे दर्शकों में एक के.एल. सहगल भी थे, जिन्होंने उस दिन कहा था कि ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गल बलौच फिल्म का परदेसी सोनिए ओ हीरिए। पंजाबी फिल्मों में लगातार गाना गाते हुए रफ़ी साहब खूब नाम कमा रहे थे। तभी एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी को 100 रुपये और एक टिकट बेचकर लाहौर से बॉम्बे बुलाया। यहाँ उन्होंने पहले आप फिल्म जो 1944 में आई थी का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद जो एक बहुत बड़े संगीतकार रह चुके हैं, उन्होंने इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वालों के जूते पहनाए गए थे।
जूतों की आवाज से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक चमक थी। ये चमक थी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की। इसके बाद तो रफी साहब ने अनमोल गुड़िया 1946, शहीद 1948, दीदार 1951, कोहिनूर 1960 जैसी फिल्मों में बेहतरीन गाते हुए रफी साहब एक स्टार गायक बन गए। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे उस दौर के सब नामी निर्देशकों की वो पहली पसंद बन चुके थे और उन्होंने हर फिल्मी सितारा जो उस दौर का था, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना के लिए गाने गाए। 60 के दशक में रफी साहब की टक्कर का कोई सिंगर नहीं था। हालांकि 1970 तक किशोर कुमार के आने के बाद हिंदी सिनेमा के पास दो दिग्गज सिंगर्स थे। 1938 में मोहम्मद रफी की शादी बशीरा बीवी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफी के सास ससुर की मौत हो गई तो उनकी पत्नी बशीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गईं। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। जब मोहम्मद रफी साहब हज करके लौटे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें गाना न गाने की सलाह दी। मोहम्मद रफी साहब ने भी उनकी बात मानकर गाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके फैंस उदास होने लगे तो उन्होंने गायकी को इबादत बताते हुए दोबारा गाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफी साहब के छोटे बेटे शाहिद की पत्नी फिरदौस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब रफी साहब को दफना दिया गया तो रफी साहब के कई फैंस ऐसे हैं जो उनकी कब्र की पर आते और उनकी मिट्टी तक उठा ले जाते। कुछ लोग तो वो मिट्टी खा भी लेते थे। तो ये आलम था रफी साहब की दीवानगी का। रफी साहब एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे, बहुत दरिया दिल इंसान थे और शायद ही इंडस्ट्री में उनकी किसी से कोई अनबन नहीं थी, न कोई अदावत रही है। इसी से जुड़ा, उनकी नेक दिली से जुड़ा एक किस्सा है कि मोहम्मद रफी साहब लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। रफी साहब ने एक बार अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास थी। रफी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस जमाने में 70,000 की थी। रफी साहब की उस दरिया दिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। इसी दरिया दिली का एक और किस्सा उनके घर वाले बताते हैं कि रफी साहब की मौत के बाद एक फकीर उनके घर तक पहुंचा और रफी साहब से मिलने की जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फकीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफी साहब के सेक्रेटरी ने भी इस बात की पुष्टि की कि रफी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। तो ये है महानता रफी साहब की, जो अपने फन में तो माहिर थे ही, लेकिन एक बेहद ही नेक और अच्छे इंसान भी थे। बायोग्राफी नौशाद नामा में रफी साहब के जज्बे का एक किस्सा लिखा गया है कि बैजू बावरा फिल्म के गाने ओ दुनिया के रखवाले में रफी को एक हाई स्केल में रिकॉर्डिंग करनी थी। इसके लिए रफी साहब ने कई दिनों तक लगातार घंटों रियाज किया था। जब गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो रफी साहब के गले से खून रिस रहा था। इस गाने के कई महीनों तक रफी साहब ने कोई गाना नहीं गाया। बताया जाता है कि एक कैदी ने फांसी की सजा के दौरान ये गाना सुनने की आखिरी इच्छा जाहिर की थी। जेलर ने जेल में ही रिकॉर्डर पर यह गाना बजाया और फांसी दी गई। वैसे तो रफी साहब की कभी किसी से कोई झगड़ा, कोई अदावत फिल्म इंडस्ट्री में सुनने को नहीं आई। हाँ, एक किस्सा जरूर है जो 1961 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में
की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लता और रफ़ी साहब की गायकों की रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम न करने का फैसला ले लिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफ़ी साहब जो थे वो लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफ़ी साहब का कहना था कि जब हमको पहले गाने के पैसे मिल जाते हैं और प्रोड्यूसर हमको गाने के पैसे दे देता है तो अब हम रॉयल्टी की मांग क्यों करें। रफ़ी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा कि आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे, मैं खुद कभी आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीप के गाने दिल पुकारे आरे आरे को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज दी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। 1967 में संगीतकार जय किशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता से चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। किसी से माफी मांगना भी एक इंसान का बड़प्पन दिखाता है, और रफ़ी साहब जो थे वो एक अजीम शख्सियत भी थे, एक नेक दिल इंसान, बढ़िया सिंगर, उम्दा कलाकार थे और साथ ही साथ एक अच्छे इंसान भी थे। तो उन्होंने जय किशन के कहने पर लता को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। 1967 में आर.डी. बर्मन के एक समारोह में दोनों ने इसी साल रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीप का ये गाना गाया और झगड़ा खत्म कर लिया। रफ़ी साहब से जुड़ा एक और मजेदार किस्सा है कि एक शो के लिए ब्रिटेन के कोवेंट्री पहुंचे थे। यहां खाना जो है वो रफ़ी साहब की पसंद का नहीं था। रफ़ी साहब खाने के भी बड़े शौकीन थे, तो जब खाना उनकी पसंद का नहीं मिला तो उनका मिजाज खराब हो गया। वहीं मिलने जब उनके बेटे और बहू रफ़ी साहब से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ से लंदन कितना दूर है। तो उन्होंने जवाब दिया कोई 3 घंटे का रास्ता है। रफ़ी साहब ने फौरन अपनी बेटी यास्मीन को कॉल किया और कहा कि क्या तुम घंटे भर में दाल चावल और चटनी बना सकती हो। उधर से जवाब आया हाँ। बात बनी तो रफ़ी साहब तुरंत गाड़ी से लंदन रवाना हो गए, इंडियन खाना खाया और दोबारा शाम 7 बजे तक वापस कोवेंट्री लौट आए। लोगों के उनके अचानक होने का कारण जब पता चला तो हर कोई ये बात सुनकर हैरान हो गया कि सिर्फ खाना खाने रफ़ी साहब इतनी दूर गए थे। 31 जुलाई 1980 को रात के 10:25 पर मोहम्मद रफ़ी साहब को हार्ट अटैक आया और ये अजीम फनकार इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उनको जूहू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया और उनके आखिरी वक्त में 10,000 लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे। उस वक्त भारत सरकार ने रफ़ी के निधन पर 2 दिनों का सार्वजनिक शोक अनाउंस किया था। ये किसी भी कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोई गवर्नमेंट 2 दिन का उनके लिए शोक अनाउंस करे।